सर आपका नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। अरे मेरा अरे 2 अगस्त को प्लीज। बर्थडे था सर। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तनपुरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लैक्स। आज मौजूदा 73 साल के इस आजाद भारत में, जिसका हम अभी वर्षगांठ मनाने वाले हैं 15 अगस्त को, आज मेरे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी। स्वागत है सर आपका। और आज का हमारा डिस्कशन का विषय है भारतीय लोकतंत्र का समकालीन विपक्ष। मनोज झा सर, भारतीय लोकतंत्र 73 बरस की आजादी और उसके बाद 50 के बाद से हमारा लोकतंत्र लागू हुआ। इस पूरे दौर में, इस पूरी परिस्थिति में जो मानदंड हमारे लोकतंत्र ने स्थापित किए थे विपक्ष के लिए कि सरकार का चेक्स एंड बैलेंसेस होगा, जो कमजोर तबके सबकी आवाज उठाएगा, सरकार को इस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के लिए पालन करने के लिए करेगा, वहां आप मौजूदा विपक्ष को कहां पाते हैं? दीपक, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। समकालीन विपक्ष, समकालीन राजनीति में विपक्ष की भूमिका, मैं समझता हूं कि इससे पहले जरा एक बार संक्षेप में आजादी के बाद और खास करके प्रथम आम चुनाव के बाद कि हम एक क्विक समीक्षा कर लें, त्वरित समीक्षा कर लें। आपको स्मरण हो, देश को भी स्मरण होना चाहिए कि पहली लोकसभा के बाद विपक्ष लगभग नगण्य था। लेकिन अगर आप स्मरण रखें, हम सब अगर देखें तो नगण्य विपक्ष ने भी सरकार के समक्ष चुनौतियां रखी और सरकार ने उनको सुना। आज की परिस्थितियां विपरीत हैं। आज की परिस्थितियां हैं कि विपक्ष को अगर आप शत्रु की तरह देखते हैं, हम राजनीतिक विरोधी हैं, वैचारिक विरोधी हो सकते हैं एक दूसरे के। मुझे आपकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं है, आपको मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान जो है एक महासागर है। जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो संकल्पना की थी हमारी पुरखों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के मद्देनजर, तो वो एक महासागर की संकल्पना थी। उसको तालाब बनाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, ठहरे हुए पानी की तरह। और इसलिए आप देखेंगे, मैं इससे पहले कि आज पर आऊं, 1962, मैं अक्सर इस बीच में लोगों को याद कराता रहा हूं। 1962 में चाइना के साथ युद्ध के मध्य, उसके बीचों बीच अक्टूबर के महीने में सेशन बुलाया गया। और वो विपक्ष बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन विपक्ष की आवाज सुनी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी थे और उन्होंने तमाम आलोचना अंगीकार किए। ये और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि नेहरू जी जानते थे या उनके समकालीन जानते थे, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती है। आप अगर देश से बेहद बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि देश में काबिज सरकार, सत्ता प्रतिष्ठान से आप सवाल पूछें। और मैं समझता हूं कि वो जो दृष्टिकोण 62 में था नेहरू जी का या तब के लोगों का, उस दृष्टिकोण में बहुत ह्रास हुआ है, उसमें गिरावट आई है। मैं एक टिप्पणी करके खत्म करूंगा। सरकारें बहुमत से बनती हैं, ठीक है, बहुमत होती है तभी सरकार बनती है। हमारा पैराडाइम है, जो हमारा प्रतिमान है लोकतंत्र का। लेकिन मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, ये मैंने सदन में भी कहा और एक अखबार में लेख में भी कहा, मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इज नॉट अ लाइसेंस फॉर अ मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट। ये जो फर्क लोगों ने खत्म कर दिया ना, उसमें दो चीजें हुई। पहला, देश और देश की सरकार एक चीज हो गई, देश के प्रधानमंत्री और देश एक चीज हो गए, देश की कैबिनेट और देश एक चीज हो गए। तो उसमें क्या लगता है कि जब आप कोई सवाल भी पूछते हैं तो एक पूरा दौर चल पड़ता है ये बताने के लिए कि आप राष्ट्र के मूल तत्व को, निहितार्थ को नहीं समझते हैं, आप राष्ट्र की आलोचना में हैं। मैं आरंभिक टिप्पणी यही करके आपके अगले सवाल का इंतजार करूंगा। सर, मैं इसी आपके, चूंकि मैंने ये शुरुआत इसलिए की थी ताकि हम एक सैद्धांतिक बेस एस्टेब्लिश कर सकें कि विपक्ष के लिए हमने क्या सोचा और क्या हुआ। मैं उसी पर आ रहा हूं कि आपने सरकार को कहा कि उन्होंने मेजॉरिटेरियन और उसके बाद तमाम चीजें, लेकिन इस बीच में सर विपक्ष लगातार बीते 2 लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हारा, वोट शेयर भी कम हुआ और सीटों की गिरावट तो हमने देखी है। आपको क्या लगता है, आप इस परिस्थिति का विश्लेषण कैसे करते हैं कि विपक्ष का इतना आप कहिए कि ऐसी परिस्थिति पहुंच जाना जहां उसके पास लीडर ऑफ अपोजिशन तक लायक सीटें नहीं बची हैं
और इस पर इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ सरकार की खामी है या विपक्ष कहाँ फेल हुआ सर? बिल्कुल इसकी ईमानदार आलोचना, मैं ईमानदार समीक्षा। विश्लेषण करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। विश्व इतिहास में ऐसा नहीं कि पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है। हम सब ने जर्मनी में देखा है। एक दौर ऐसा था जर्मनी में कि मैं 3-4 नाम लेना चाहता हूँ, हिटलर, फ्यूरर और गोरिंग, गोयबल्स, हिमलर, इनके खिलाफ कोई सुन नहीं सकता था। पूरा जर्मनी, पूरा का पूरा जर्मनी, वहां के अखबारों में किसी और के बारे में जिक्र नहीं हो सकता था। वहां के रेडियो में उनकी इन लोगों के अलावा कोई जिक्र नहीं हो सकता था। आज उसी मुल्क में हालत यह है कि कोई उनके बारे में सुनना नहीं चाहता था जिनके खिलाफ तब सुनना नहीं चाहते थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना कि एक पॉलिटिक्स का एक साइकिल है। मैं विपक्ष की कमजोरी को भी जानता हूं, लेकिन उससे पहले ये सोचना होगा, क्या कभी दीपक जी हमने आपने सोचा था एक दिन ऐसा आएगा कि इस मुल्क में अशोभनीय टिप्पणियां होंगी महात्मा गांधी के बारे में, बाबा अंबेडकर के बारे में, नेहरू जी के बारे में और तमाम लोगों के बारे में अर्ध सत्य पर, झूठ पर और उसकी एक्सेप्टेंस होगी? तो विपक्ष को मैं समझता हूं कटघरे में खड़ा होने से पहले हमको हम आप जैसे तमाम लोगों को भी एक बार अंतरावलोकन करना चाहिए। आखिर क्या बदला है? क्यों ऐसा हो रहा है कि कोविड में इतनी सारी चीजें हुई, जिंदगियों में कोहराम मचते हुए हमने देखा, नौकरियां नहीं है। आप खुद विश्वविद्यालय में कल परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं उस विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं, मैं अभी भी क्लास वहां लेता हूं। मैं जान रहा हूं कि मेरा विश्वविद्यालय जो आज से 10 बरस पहले था अब नहीं रहा। नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कई जगह जिस तरह से फीस बढ़ोतरी हो रही है, अब ये सरोकार, हाँ ये सरोकार मायने नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर आप, मैं अपनी बात करूं, एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति सदन में, मैं तमाम उन विषयों पर चाहता हूं कि एक समाज वैज्ञानिक कैसे बोले रखे सामने, मैं रखता हूं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। आप शायद अगर आप टेलीविजन उस राज्यसभा टीवी का नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ किया जा रहा है। हाँ, अब विपक्ष की कहां गलती है मैं आता हूं। हम सब एक अतीत के खूंटे से लगभग बंध गए। हम में से अधिकांश को ये लगता है कि बीजेपी से अभी उस पार्टी को ज्यादा खतरा है, वो उसको पहले खत्म करेगी, हमारा नंबर। ये जो अभी एक फिल्म आई थी, सीरीज है जामतारा, सबका नंबर आएगा। तो इस तरह की राजनीति जब होती है ना, तो सबको ये सोचना होगा कि सबका नंबर आएगा। वो एक एक करके पॉलिटिकल अपोजिशन, क्योंकि इस मुल्क में पहली बार मैं देख रहा हूँ, इंदिरा जी के खिलाफ भी बहुत बड़ा आक्रोश था, लेकिन वो व्यक्ति केंद्रित अधिनायकवाद था। ये वैचारिक अधिनायकवाद है, और दोनों अधिनायकवाद में एक खास तत्व, एक फर्क का है, और वो ये कि जो वैचारिक अधिनायकवाद है, ये हिस्ट्री को कोऑप्ट करता है, आपके विमर्श को कोऑप्ट कर लेता है, अप्रोप्रिएट कर लेता है, और आप तमाम उन चीजों पर सोचते देखते हैं जो जिन चीजों पर आपको, जैसे अभी मैं, आप 5 दिन से देख लीजिए, पूरा देश एक दुखद मृत्यु के इर्द गिर्द अनावश्यक विमर्श बुन रहा है। मैं सुशांत सिंह राजपूत जी का, ठीक है। फिर 5 अगस्त को मंदिर का जिस दिन भूमि पूजन हुआ, हम बीते 10 दिन में हमें बिसराया जा रहा है कि कोरोना महामारी भी है, या हम 22 लाख केस पहुंच गए हैं। तो इसमें विपक्ष का रोल नहीं है, लेकिन विपक्ष का रोल कहाँ, ये मैं बता रहा हूं कि विपक्ष 24 घंटे 7 दिन की लोगों के साथ की जो राजनीति या जो कवायद होनी चाहिए थी, उसमें विपक्ष से चूक हो रही है। हर विपक्ष का दल ये सोच रहा है कि बीजेपी पहले उसको खत्म करेगी, हमारा नंबर बाद में आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि सबका नंबर आएगा। ये कमियां विपक्ष की रही हैं। एकजुटता एक दूसरा मामला है, क्योंकि जब इंदिरा जी का अधिनायकवाद था तो जयप्रकाश जी ने कई विरोधाभासी दलों को भी एक साथ ले लिया, जिसमें जनसंघ का आना, जनसंघ को लाया गया, कई लोगों को मतभेद था लेकिन लाया गया। आज आवश्यकता है कि एक सिविल सोसाइटी के लेवल पर भी एक प्रतिरोध का स्वर हो, और पॉलिटिकल पार्टीज भी
साथ में खड़े हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अंधेरी गुफा में चल रहे हैं और आपको रोशनी नहीं दिख रही है, तो एक पहली जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी चाहिए वो है एक दूसरे का हाथ थामने की, ताकि अगर कोई डूबने लगे तो आप उसको उठा लो। सर इसी में एक बहुत छोटा सा सवाल है, और मैं वहीं से उस पहले वाले पे लेकर आ रहा था कि राम मनोहर लोहिया जी ने नॉन कांग्रेसिज्म की बात करी, गैर कांग्रेसवाद की बात करी। जेपी ने 77 में जिस तरह से इमरजेंसी के बाद सारे दलों को साथ लिया, तो एक प्री इलेक्टोरल अलायंस पर मैं सवाल आपसे थोड़ा सा आगे लेकर जा रहा हूं कि जो प्री इलेक्टोरल अलायंस बनता है, जैसे बिहार का लेटेस्ट एग्जांपल 2017 में नीतीश कुमार आपका दल छोड़ गए, तो यहाँ क्या देखा जाए, मतलब ये डेमोक्रेसी कहाँ है सर कि जहां जिसको आप वोट दे रहे हैं वो, और ये ऐसा नहीं कि एक पार्टी का, ये सारी पार्टियों का इसमें दोष है। हमने मणिपुर में भी देखा है, हमने तमाम जगह पर भी देखा है। तो आप इस परिस्थिति का कैसे देखते हैं कि सर मान लीजिए जनता ने वोट भी दिया कि सारे लोग मिल गए विपक्ष के पार्टी, उसके बाद वो अपने अपने बेनिफिट्स भी ना हो, उनके जो भी कारण रहे उसके लिए अलग अलग जा रहे हैं, ये बहुत जगह होता रहा है। तो आप फिर इसके लिए जनता कहाँ जाए विपक्ष के पास, जब विपक्ष के पास वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेसिज्म का जो खिलाफत थी, उसके खिलाफ जो एकजुटता लोहिया जी जिसकी बात करते थे, वो कांग्रेस क्या थी कि बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन चुकी थी, नीचे किसी को पनपने नहीं दे रही थी। अगर आज लोहिया जी जीवित होते तो नॉन बीजेपीइज्म का नारा देते, क्योंकि वो कांग्रेस से, अब बहुत लोगों को पता नहीं है शायद कि लोहिया जी और नेहरू जी में बहुत मधुर संबंध थे। क्या हुआ कि नेपाल के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो लोहिया जी नेपाली दूतावास पे पहुंच गए विरोध करने के लिए, और दूतावास से अंदर तक चले गए। उनको लगा अब देश आजाद हो गया तो प्रतिबंध किस प्रकार का, तो उनको अरेस्ट करके सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्हें जेल में डाल दिया। नेहरू जी सरदार पटेल को लिखते रहे, बोलते रहे कि अरे छोड़ दो, बहुत रोमांटिक आदमी है, उसने सोचा नहीं। पटेल ने कहा कि सरदार पटेल साहब ने कहा कि ना, कानून अपना काम करेगा। और नेहरू जी ने उस दिन शाम में उनके लिए खाना, टिफिन में ये अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से इंसानी रिश्तों की वो कीमत पता नहीं है जो उन्होंने अदा की। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने जैसा जिक्र किया, एक्चुअली जब कभी हम लोग विपक्ष की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि देश का पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है। देश का पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा बना दिया गया है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल, ऑलमोस्ट चाइना की पद्धति पर, कि तो उसमें क्या हो जाता है ना कि सिर्फ आप ये ना समझें कि विपक्ष में लोग सत्ता लोलुप थे। अब आप 17 का विश्लेषण करिए जो हमारे साथ हुआ, आज तक हमें नहीं पता चला कि क्यों हुआ, आज तक नहीं पता चला। उन्होंने जो भी कारण गिनाए उनमें से कोई कारण ठोस धरातल पर नहीं आया, नीतीश जी जब हमें छोड़ करके। तो और कमाल की चीज है कि वो सिर्फ हमारा रिडिक्यूल करना नहीं था, हमको इंसल्ट करना नहीं था, मैंडेट को इंसल्ट हुआ, और मैंडेट अपने को छत विछत अपमानित महसूस किया। अब क्या होता है कि इस तरह की जो परिस्थितियां, जो मैं पॉलिटिकल क्लाइमेट का, राजनीतिक मौसम का, जो मैं वातावरण का जिक्र कर रहा हूं, उसमें क्या हो रहा है कि गोवा में आप सरकार बना लेते हैं, मणिपुर में वही होता है, अब बिहार में हो जाता है कि एक पार्टी जो इलेक्शन में डिफीट कर दी गई थी, 50 सीट पर सिमट गई थी, वो पार्टी आज सत्ता में है और सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है। फिर मध्य प्रदेश में हुआ, आप ट्रिगर कुछ भी कह लें, राजस्थान में कोशिश हो रही है। हाँ, मैं सिर्फ ये अंडरलाइन इसलिए करना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से ये हो कि एक हमारे पॉलिटिकल चैप्टर में मौजूदा गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने, आप तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक नया अध्याय लिख दिया है कि जहां चुनाव जीतो वहां सरकार बनाओ, जहां हारो वहां जरूर बनाओ, वहां सरकार गिराओ, नहीं सरकार जरूर बनाओ अपनी। तो और उसकी लेजिटिमेसी भी है। आप देखिए कितने लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, कितने लोग ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब तक विपक्ष के दल शायद बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक आम आवाम ये ना सोचे कि मुझे क्या हासिल हुआ। हर इंसान अपनी जिंदगी में आईना रख के सोचे कि मेरे 7 साल पहले मेरी कमाई क्या थी, आज क्या है।
7 साल पहले दवाई का स्तर क्या था, आज क्या है। 7 साल पहले अस्पताल का स्तर क्या था, आज क्या है। 7 साल पहले नौकरियों का स्तर क्या था, आज क्या है। अगर ये विश्लेषण व्यक्ति करेंगे, हर व्यक्ति, हर इंसान, खेती हर किसान करेगा, तो मैं समझता हूं कि फिर एक इमोशनल क्वोशंट एडिशनल आता है विपक्ष के पास। सर, इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल है अलग से कि अब चूंकि हमने समकालीन विपक्ष पर चर्चा कर ली है, आप अब भारतीय लोकतंत्र के विषय का लोकतंत्र के, तो अब भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को आप किस तरह देखते हैं, जिसमें विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही है, जिसे आपने भी कहा, और विपक्ष भी 24-22 साल लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, सरकार के पास सारा सिस्टम है। अब आप भारतीय लोकतंत्र का भविष्य किस तरह देखते हैं? जो हमारे फोर फादर्स ने सोचा था, वो किसी पार्टी के बदे हुए थे, वो सबके हमारे सबके हैं, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, हम सबके हैं। अब आप भारतीय लोकतंत्र का भविष्य कैसे देखते मैं हैं? एक बात कहूं, अक्सर मायूसी रहती है हम लोगों में, काफी मायूसी रहती है लोकतंत्र को लेकर के। ये पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंस का मसला नहीं है। मैं मैं अगर कहीं होप देखता हूं तो पॉलिटिकल पार्टीज से अलग लोगों के बीच में देखता हूं। मुझको लगता है कि शायद वो क्षण आ जाए जब लोग ये सोचें कि जिंदा लोकतंत्र की क्या शर्तें होती हैं, लोकतंत्र का जिंदा बने रहना क्यों जरूरी है। और ये सिर्फ विपक्ष के बूते की बात नहीं है। विपक्ष अपने तय करे, विपक्ष अपने तय ना करे, कई दल कॉम्प्रोमाइज कर लें, जो भी हमने देखा हाल के दिनों में। लेकिन जब तक इन मुद्दों पर जैसे आप ये भी सोच के देखिए ना कि बीते 6-7 साल किसी भी जन आंदोलन को जन्म नहीं दे पाए। जन आंदोलन का जन्म विपक्ष के दल नहीं देते हैं कभी, उनके बूते की बात नहीं है। क्योंकि कई दफा आप देखेंगे कि जन आंदोलन स्वतः स्फूर्त होता है, स्पॉन्टेनियस। वो जो स्पॉन्टेनियस जन आंदोलन की संभावना है वो हमने अभी तक नहीं देखी है। लेकिन अगर मेरा भरोसा लोकतंत्र को फिर से जीवित होने पे है, या उसके उस फॉर्म में जाने को है कि जहां नेहरू जी, ये एनेक्डोटल है स्टोरी भी, कि एक महिला ने पार्टीशन के बाद आई थी, बहुत परेशान बदहाल थी वो, उसने नेहरू जी का गिरबान पकड़ा और कहा कि तुम्हें तो इंडिया मिला और उन्हें पाकिस्तान मिला, तुम लोग ये बन गए वो बन गए, हमें क्या मिला। तो उन्होंने कहा आपका हाथ प्रधानमंत्री के गिरबान तक है शायद। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आज के दौर में गिरबान तक हाथ, वो थोड़ी हिंसा की भावना आ जाएगी कहने में। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में जब अपने आप को राजा महाराजा समझने लगता है और लोग समझाने में लग जाते हैं, चाहे मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग हो, जैसे आप ये बहस कर रहे हैं मेरे साथ दीपक जी, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग विपक्ष की भूमिका पर इस तरह की चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो माहौल नहीं है, ना उनकी प्राथमिकताओं में है, और प्लस ऊपर से आदेश है कि ना करें। तो मेरा मानना है कि स्वतः बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल समझ में आने वाली बात ये कह रहा हूँ कि ये हमने बहुत जगह देखा है, चाहे पार्लियामेंट में ही एजेंडा सेटिंग हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, 0 आवर में क्या होगा नहीं होगा, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। सर, लास्ट, आपका समय बहुत लिमिटेड है मेरे पास, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन में अपना खत्म करता हूँ। विपक्ष में सर जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, जो छत्र पे, ठीक है, 2008 से आरजेडी के पास नेशनल पार्टी का तमगा है, लेकिन जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, वो विपक्ष में अपने आप को किस तरह आप उनकी महत्वता देखते हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो कई दफा बाइनरी होती है, रीजनल पार्टियों का जन्म, दलों का जन्म इतिहास के एक खास कालखंड में हुआ, और मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हिंदुस्तान को समृद्ध बहुलवादी लोकतंत्र बनाने में रीजनल पार्टीज की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने, क्योंकि एक बाइनरी लोगों ने मन में बना दी नेशनल और रीजनल। मैं आपको गिना सकता हूं कि कई रीजनल पार्टीज हैं जिनका आउटलुक नेशनल है, और कई नेशनल पार्टीज हैं जिनका आउटलुक बहुत सेक्टेरियन है, संकीर्ण दायरे में सोचते हैं। तो ये, हाँ, तो ये बाइनरी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि कई रीजनल पार्टीज ने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किए हैं,
चाहे वो फियर की वजह से हो, चाहे सर्वाइवल की वजह से हो। और कई आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कई सारे एजेंसीज हैं जो सरकार के एक्सटेंडेड विंग की तरह काम कर रहे हैं, तो कई दल सकम कर जाते हैं उस प्रेशर में, कई दल सकम नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ रीजनल पार्टीज को एक बार अपने अतीत को देखते हुए ये तय करना होगा कि उनके पुरखों ने ये जिम्मेवारी दी थी कि लोकतंत्र को, बहुलवादी चरित्र को बरकरार रखना है। कल्पना कीजिए अन्य बुरे नहीं होते तो क्या क्या हुआ होता। कई सारी चीजें हैं, एंटी कास्ट मूवमेंट सदर्न स्टेट्स में चला, जिससे कई दल का जन्म हुआ। अगर वो ना हुए होते तो क्या हमारे विमर्श में कभी वो चीजें आती भी? तो इसलिए मेरा मानना है कि रीजनल पार्टीज को एक बार ड्यू डिलिजेंस विद इन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनके समक्ष सिर्फ जिम्मेवारी ये नहीं है कि अभी सीट जीत जाए, उनके समक्ष जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र जीवित और जिंदा रहे। अच्छा, मतलब लोकतंत्र। और लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन है सर मेरा इसमें पूरे में, बिहार 2020 का चुनाव भारत के लोकतंत्र का ये कैसा मोड़ है? देखिए दीपक जी, चुनाव के बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा। मैं बहुत ही सटीक ढंग से देखता हूं कि क्या परिस्थितियां हैं। अव्वल तो बिहार के जो डे टू डे हालात से मैं वाकिफ हूं अभी। जिंदगियों में कोहराम मचा हुआ है। मतलब एवरेज 1200, 1400, 1500 केस आ रहे हैं, तब जबकि सिर्फ रैपिड एंटीजन ज्यादा हो रहा है, आरटीपीसीआर नहीं हो रहा है या ट्रूनेट नहीं हो रहा है। तो मैं अव्वल तो हमने चुनाव आयोग को कहा भी है कि आप लोकतंत्र में लोक को बचा लीजिए, तंत्र सिर्फ बचाने के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। वोटिंग परसेंटेज डाउन जाएगी। अगर 30% वोटिंग होती है तो इस चुनाव का मतलब क्या है? लेकिन हाँ, जब भी चुनाव होंगे, मेरा मानना है कि प्रवासी मजदूरों ने जो पीड़ा देखी है, जो भुगता है, हम सब ने लॉकडाउन के पीरियड में, बल्कि मैं माफी के साथ कहूं कि प्रधानमंत्री जी के 2 लॉकडाउन के संदेश में प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र नहीं हुआ। और हमारे पूरे शहरी उच्च मध्यम वर्ग को भी उन्होंने लॉकडाउन को एक बहुत ही निश्चिंत, निहायत ही व्यक्ति केंद्रित विमर्श में लिया कि सामूहिकता की चिंता किए बगैर। किसी को ये लगा नहीं कि इस मुल्क में करोड़ों की यह आबादी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य गए हैं। उनको एक सेंस ऑफ एलिनेशन हुआ और मेरे राज्य के मुखिया ने उनको एक्सेप्ट करने तक से इनकार किया, शुरुआती दौर में हवाला देते हुए कि लॉकडाउन है। ये विमर्श शायद स्मृति से लोगों के नहीं जाएगा। दूसरा एक विमर्श दीपक जी जो मैं आपके दर्शकों के लिए रखना चाहता हूं, बीते 10-15 वर्षों में हमने स्वास्थ्य और शिक्षा, अभी स्वास्थ्य की बात करूंगा, उसको बाजार के आगे समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। आज आप देखिए कि कोरोना से लड़ाई में आपके बदहाल अस्पतालों ने, पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है बनिस्पत 5 सितारा अस्पतालों की। तो शायद बिहार चुनाव के माध्यम से हम इन चीजों पर, रोजगार और इन मुद्दों, उदारवादी प्राथमिकताओं में मैं समझता हूं अगर ये मुल्क जिएगा तो ना लोकतंत्र बचेगा और ना लोगों के सरोकार बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी जो बीजेपी का क्रिटिसिज्म आता है आपके ऊपर, उसमें जवाब दे रहा हूँ दिस पार्टी पर। वो ये कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का काम नहीं है कि वो एक मजबूत विपक्ष तैयार करके दे, वो एक वाइब्रेंट हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका विपक्ष तैयार करके दे। तो आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल। मैं उनको सिर्फ इतना ऑल द बेस्ट कहूंगा। इंदिरा जी को भी लगता था कि विपक्ष है नहीं उनके सामने। मैं शुभकामनाएं देता हूं। विपक्ष लोग तैयार करते हैं, विपक्ष स्वयं विपक्ष तैयार नहीं करता है। मेरा हमेशा मानना है कि आंदोलन नेता पैदा करते हैं, नेता आंदोलन नहीं पैदा करते हैं। इंतजार करें, उसका सिर्फ पार्ट होते हैं नेता। नेता मतलब ये एक सोशल मूवमेंट में पढ़ाता हूं, उसमें एक ये एस्टैब्लिश थियरी है, पीपल्स कमिंग टुगेदर एंड देयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन produce the kind of leadership the movement needs. It is not the other way around. बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मेरे लिए बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।